बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज एक और अहम मौजू जो स्पोरियस मेडिसिन ख़ास तौर पे जो 2 नंबर अद्वियात मार्केट में मिल रही हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो मार्केट में 2 नंबर अद्वियात बहुत ज़्यादा तादाद में है। अभी गुज़िश्ता दिनों ही 2 FIA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने भी कुछ कार्रवाइयाँ की और बड़ी तादाद में अद्वियात जो है 1-2 घरों में जो है वो बनाई जा रही थी अद्वियात, और वो पकड़ी गई। और उसके बाद ज़्यादातर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की ही एक शाख है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, वहाँ लाई गई और चेक भी किया गया। तो बेसिकली आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ 2 नंबर अद्वियात या सिरप या मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं या कैप्सूल हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। जो मार्केट से ड्रग इंस्पेक्टर्स अद्वियात उठाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। जदीद आलात से आरास्ता है ये लेबॉर्ट्री। अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 2 से 3 साल कबल जो है यहाँ पर सारे आलात नए लिए गए थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर सैयद अदनान रिजवी। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आया कि जो ये मशीनरी लगाई गई हैं कि कितनी करामत है, इंजेक्शन्स की भी टेस्टिंग होती है या नहीं, और ख़ास तौर पे हम वैक्सीन की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं नामे आपको प्रोग्राम में। बड़ा अहम मौजू, क्योंकि इस वक्त अद्वियात काफ़ी बड़ी तादाद में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने काफ़ी दवाइयाँ बनानी बंद कर दी हैं मार्केट में। ख़ास तौर पे अगर हम जान बचाने वाली अद्वियात की बात करें तो वो मार्केट से काफ़ी गायब हो चुके हैं। 261 मेडिसिन जो है वो आज भी प्राइस के हवाले से मार्केट से गायब है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बनानी भी बंद कर दी हैं। तो बड़ा अहम टॉपिक, और इसी की आड़ में जो है घरों में जो है वो अद्वियात बनाई जा रही हैं और 2 नंबर अद्वियात हैं जो बनाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में गुज़िश्ता 2 महीने कबल जो है कार्रवाइयाँ हुई और तादाद में मेडिसिन भी लाई गई। मुझे बताएं किस हद तक 2 नंबर अद्वियात बनाई जाती हैं? क्या वो अद्वियात जो बनाई गई घरों में, क्या वो नुकसान भी कर सकती हैं? क्या उनका फार्मूला इस तरह का होता है कि वो नुकसान करें? और किस हद तक हम 2 नंबर अद्वियात या स्पोरियस मेडिसिन कह सकते हैं किस दवा को? मैम, आज का जो आपका टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस हवाले से कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है अद्वियात के हवाले से और जाली अद्वियात के हवाले से, तो जिस तरह से हमारे सामने मौजूद है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जाली आने लग गई हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें फूड्स में भी बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशंस आने लग गई हैं। तो डेफिनेटली कि एक दवा रह गई थी और एक वाइट कॉलर क्राइम ही कहा जाएगा इसको। ज़ाहिर है कि जो इससे जो लोग वाबस्ता हैं या जो काम कर रहे हैं वो सोफिस्टिकेटेड या एजुकेटेड लोग हैं जो कि अद्वियात बनाने के मरहले में शामिल होते हैं। इसी तरह से अद्वियात की ख़रीदो फ़रोख्त और सेल के मामला जहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी जो लोग एजुकेटेड लोग होते हैं, कानून तो यही कहता है कि वही लोग दवा भी फ़रोख्त करें। अब एज़ फार एज़ कंसर्न, जैसे आप कह रही हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं जैसे कि है कि जी कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, तो तमाम चीज़ों की वजह से भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोगों ने कहा कि यार जनाब हर चीज़ तो कर रहे हैं, क्यों ना दवा में भी क्यों ना अपनी टांग अड़ाएँ और दवा के एक इस ऐसा महकमे में और दवा के एक ऐसे कारोबार में जहाँ एक मुखलिस इंसान की नीड होती है, जहाँ ठीक है कारोबार बिज़नेस से कमाना है और इसको भी लोग कमाने के अंदाज से अगर कमाएँ जो कि कवानीन वज़ा किए गए हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ लोग शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और जहाँ लोग इस तरह के धंधे में मुलव्वस हो जाते हैं जो कि एक हीनियस क्राइम है। देखिए ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम खुदा ना खास्ता गन शॉट कहीं पे होता है या इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, तो वो तो बुलेट तो सिर्फ एक बंदे को हिट करेगी ना, उससे एक इंसान जो होगा वो खुदा ना खास्ता या जैसे भी है वो उसको नुकसान पहुँचेगा। अल्लाह मियाँ सबकी हिफाजत करे। बट ये जो अद्वियात बनती हैं, उनके बैजेस होते हैं, वो कितने घरों में जा रहे हैं, कितने लोग खा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा जानों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा जहन में रखना पड़ेगा।
उन लोगों को जो कि अद्वियात के कारोबार में कारोबार करते हैं कि जी आप ये दवा जो दे रहे हैं ये लोगों की जान बचाने के लिए दे रहे हैं, तो खुदारा किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। हालिया दिनों में हमने रेड किया तो उसमें जो रेड्स हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने किए उनमें जो अद्वियात जो रेड के दौरान रिकवर हुई हैं, जब वो लेबॉर्ट्री भेजी गई तो हमने कभी नहीं देखा था जी। मुझे तकरीबन 18 ईयर्स का ऑलमोस्ट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एक तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर अपना करियर स्टार्ट किया था, कमीशन का एग्ज़ाम हुआ, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, देन आई जॉइंड एज ए ड्रग इंस्पेक्टर इन हेल्थ डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद से मैं काम करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है हमारा, हम देखते चले आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन इस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन इस पूरी अद्वियात का अचानक से बढ़ गया, इतना था, पहले भी था, हो रहा था काम, लेकिन इतना नहीं होता था। लेकिन होता था कि 1-1.5%, 2% अगर हम बात करते हैं तो अद्वियात इस तरह की आ जाती थी कि जो कि स्पूरियस होती थी। बट अगर अब हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ चुका है, और मैं ये कहूँगा कि हम 1% से 5% पे आ गए हैं। कि अगर हम अद्वियात कहते हैं कि जी पहले अगर 100% अद्वियात में से 1% अद्वियात हो रही, तो अब हम कह सकते हैं कि जी अब नहीं 100% कह सकते हैं कि जी 1 to 5% पे हम आ गए हैं। ठीक है, अभी भी इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है जाली अद्वियात का। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें हम खुद एक इम्प्लीमेंट करें ना, हम भी एज अ ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेटर हमें भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, और अपने तमाम एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक अच्छी तैयारी के साथ हमें रेट्स मज़ीद करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इन्हांस करना पड़ेगा। हमें भी अपनी स्पाई और अपने इन्फॉर्मर्स को भी हमें उनसे मैक्सिमम नॉलेज और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेकर रेट्स को करना पड़ेगा, और हमें अपनी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की नीड है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने एक बड़ी तादाद में अद्वियात बनाना बंद कर दी, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो बहुत लेट मिला, फिर डॉलर का ज़्यादातर ऊपर नीचे डॉलर था, डॉलर का रेट बढ़ा, फिर दूसरी बात ये कि रॉ मटेरियल की कीमत इंटरनेशनली काफ़ी इंक्रीज़ हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो अद्वियात बनानी बंद हो गई, खासतौर पे अगर हम बात करें 261 मेडिसिन की, वो बिल्कुल मार्केट से गायब है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बनाना भी बंद कर दी है, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात बड़ी तादाद में मौजूद है। फिर ये कि क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने मार्केट में बनानी बंद कर दी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, और हुआ यही कि लोग आगे आ गए जो 2 नंबर अद्वियात बनाने लगे? देखिए मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए ये तो पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ है कि जी ग्लोबल चेंजिंग की तरफ आई हैं चीज़ें। लेकिन जाहिर है हम जिन कंडीशन में गुजरे कि जी डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ लास्ट 1 to 2 ईयर्स में, तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए रॉ मटेरियल्स की। तो अब उसकी वजह से ये हुआ कि जब हम मार्केट में डेफिनेटली रॉ मटेरियल, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में APIs बहुत कम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं जो बना रहे हैं, यानी बेसिक का काम बहुत कम होता है, जिसको भी अब हम प्रमोट कर रहे हैं कि जी APIs या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनियां या बेसिक फार्मास्यूटिकल जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग उनकी तादाद बढ़े, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन बट द थिंग इज़ दैट कि वो बेसिक वाले कहते हैं कि हमें किसी बनाने में भी हमें भी कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या चीज़ें चाहिए या केमिकल्स चाहिए या चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो हमें कॉस्ट में हमारे नहीं आ रहा, हमें वारिद नहीं आ रहा, तो हम लेकिन फिर भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी वो बहुत कम है जो कि एक्टिव बना रहे हैं, तो मैक्सिमम एक्टिव चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या इंडिया से लेके आते हैं, इंडिया से आता है। तो 90% चाइना इंडिया से ही इंपोर्ट हो रहा था एक्टिव। डेफिनेटली जब आपके चाइना से एक सहूलत हमें मिलती है कि RMB में हम कर लेते हैं उनकी करेंसी में, लेकिन फिर भी उनकी RMB की भी रेट बढ़ी, ठीक है ना। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डॉलर्स में फिर बड़ा मुश्किल आते हैं, कभी वो कहते हैं वाया दुबई मंगाओ चीज़ें करें, तो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। अब रेट बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक्टिव बनाने के लिए जब उनकी एक्टिव की बढ़ रही है, इसके साथ साथ आप सब देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ी। तो कल अगर वो बंदा सैलरी लेता था 10,000 तो उसका घर 10,000 में नहीं चल सकता। लेट्स सपोज 10,000 तो खैर पिछले 2 साल पहले भी वायबल नहीं था। मकसद कि अगर वो बंदा अगर 35-40 हज़ार एक अगर हम बिल्कुल मिडिल क्लास से भी लोअर चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग लेने के लिए हमारी कैटेगरी है ना कि मिडिल क्लास और हाई सोफिस्टिकेटेड। अब मतलब मिडिल क्लास के लोग जो हैं अब उनको भी प्रॉब्लम्स हैं ना, तो मतलब अब सिर्फ ये थोड़ी कहा कि लोअर क्लास फैमिली को ही सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, अब तो वहाँ पे भी उनकी भी रीच में चीज़ें नहीं आ रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर की फीसेस बढ़ गई, किराया बढ़ गया, गैस बढ़ गई, बिजली बढ़ गई,
तो दवा की कीमत भी बढ़नी चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसे ही है ना, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है एनी हाउ। तो हाँ, जिन लोगों के वायबल नहीं आ रहे थे उन्होंने अपने जो उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस थे उन्होंने तमाम चीज़ें देखी और कहा कि जी इन अद्वियात पे हम प्राइस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने हार्डशिप केसेस ड्रैप में जमा कराए हैं। बिल्कुल अब से 261-262 मालिक्यूल हैं, वो ड्रैप की तरफ से अप्रूव हो चुके हैं। उनकी प्राइस जो उन्होंने कहा था अकॉर्डिंगली हो गए, बट वो वेट कर रहे हैं कैबिनेट डिसीजन का, कैबिनेट के लिए, ठीक है ना। अब डेफिनेटली नई गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट में काम करना थोड़ा सा चीज़ें होती हैं, तो वहाँ डेफिनेटली मामला हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो थोड़ा सा लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सफ़र हो गया डेफिनेटली। अच्छा, मैं इस टाइम फिर यही कहूँगा कि देखें ना, अनफॉर्चुनेटली ड्रैप को भी लिमिटेड किया हुआ है ना। जिस तरह से अगर आप देखें ना कि इंडिया में चले जाएँ तो प्राइस जो है ना वो कभी भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि ड्रग्स को, उसके मैकेनिज़्म को, उसकी रेगुलेशंस को कंट्रोल करती है, अद्वियात बनाने के मरहले को, सेल को, वो कभी भी प्राइस उनके हैंड पे नहीं होती। यानी प्राइस कभी भी वो नहीं देते। प्राइस के लिए नॉर्मली होता है कि कोई इंडिपेंडेंट इदारा होता है जो कि प्राइस को, इससे यहाँ पे भी अगर ये कोई इंडिपेंडेंट कर दें इस इदारे को, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अगर प्राइस का चला जाता है, वो अगर प्राइस फिक्सेशन की तरफ जाते हैं तो फिर काफ़ी हल हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ड्रैप में ही प्राइस रहती है तो ड्रैप को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा उसके हवाले से, कि जिससे हम कहते हैं ना कि जी जिस तरह ओगरा आप देखते हैं ना, ऐसा होता है ना कि जी पेट्रोल की तो उसमें बार बार कैबिनेट तो नहीं जाते हैं ना, एक समरी जाती है, अप्रूव हो जाती है। अगर यहाँ पे भी इस तरह से हो जाए तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम ना हो। देखिए ना, उन्होंने रैशनल देखा, ड्रैप ने तमाम उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे, चीज़ों को देखा, कोई ऐसा कोई एक आम बंदे पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको कंपनी भी लॉस में नहीं जा रही है, आम बंदे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दवा की नेचर क्या है, दवा का मॉलिक्यूल क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जान बचाने वाली बहुत, देखिए उन्होंने कैटेगराइज किया ना कि WHO के अकॉर्डिंगली की लिस्ट बनाई हुई है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की, कि वो किस कैटेगरी में आती है, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल है, आप समझ रहे हैं। तो हमने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वर्किंग की, उसके अकॉर्डिंग कहा चलें ठीक है इसकी प्राइस इस तरह से सेट करते हैं। 2018 की प्राइसिंग पॉलिसी थी, उसको देखते हुए, तमाम चीज़ों देखते हुए हमने कहा चलें ठीक है, जो चीज़ें जस्टिफाई हो रही है तो हम उसको वहाँ पे उसकी अप्रूवल करवाते हैं। लेकिन बड़ा 2018 की बात करें कानून की, तो बिल्कुल भी उन्होंने लागू नहीं किया। 2018 के कानून की अगर हम बात करें तो उसमें यही था कि 10% कीमतें जो हर साल इंक्रीज होंगी, लेकिन 2018 का कानून के मुताबिक तो अभी तक हम वहीं पर ही बैठे हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन 2018 में जो कानून था उसमें यही कहा था कि वो CPI इंडेक्स और तमाम चीज़ों की बातें की गई थी। उसमें कहा था कि 7% इसेंशियल पे और 10% उसको, उसी तरह से चल रहा है। बट ये वो प्राइस थोड़ी मांग रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं ना। इनको कहते हैं कि जी $4 इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, और जी, और हम अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर 140 पर था और आज 300 पर खड़ा है डॉलर। मतलब कभी 300, कभी 280, 270, मतलब इस पर आ जाता है, लेकिन बहुत फ़र्क है। देखिए मैं बिल्कुल देखिए मैं आपकी बिल्कुल तमाम बातों पे इत्तेफाक करता हूँ, मुत्तफ़िक हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि जो हमें मैकेनिज़्म है, जो हमें प्रोसीजर्स है, उसको हम वायलेट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो वो तमाम चीज़ें हमने, इनकी तमाम चीज़ों को, जो फार्मास्यूटिकल्स थे उनकी चीज़ों को हमने बिल्कुल स्टडी की गई, प्राइसिंग कमेटी में रखा गया, प्राइसिंग की मीटिंग हुई, प्राइसिंग बोर्ड की मीटिंग्स हुई, उसमें रखा गया। उस चीज़ों को अगर वो चीज़ जस्टिफाई थी, जस्टिफेबल थी, तो उसको हमने उस चीज़ को एक्सीड भी किया है। बट आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मामला हमारे पास नहीं है रुके हुए ना, ड्रैप के हैंड पे नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ कैबिनेट के अप्रूवल के ऊपर रुके हुए ना। मैं तो कैबिनेट से वापस आकर वो भी अगर वो कर लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ से वापस हो गए, वो भी नहीं करना चाह रहे प्राइस। अब इन तमाम मामला में ये है कि अगर ये भी एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है प्राइसिंग के हवाले से, जिस तरह ओगरा है या दूसरे लोग हैं, लेकिन पेट्रोल तो डेली आता है, उसमें तो कोई बाबा कैबिनेट में नहीं जाती ना, सिर्फ एक समरी जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। यहाँ पे भी होता, या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, या कोई दूसरी किसी मिनिस्ट्री के पास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास होता है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई नीड नहीं होती ना। ड्रैप को लोग कुछ कह रहे होते हैं, ना कोई हम पे बात आ रही होती है, ठीक है ना। बस प्रॉब्लम ये कि चूँकि जब ड्रैप एक्ट आया तो उसमें तमाम चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं, ड्रैप की जिम्मेदारी है, तो वो ड्रैप नहीं करना है। अब चूँकि हम आते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और हम भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अगर हम आते हैं तो हम फेडरल गवर्नमेंट की ही एडवाइस पे ही काम कर रहे होते हैं। और उसी तरह से हम, और ड्रैप एक्ट में और ड्रग एक्ट में जिस तरह से कहा गया कि जी आपने रेगुलेट करना है सेल्स को, तो सेल्स पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही होती है, जबकि अदर चीज़ें जो होती हैं वो ड्रैप देख रहा है, जिसमें प्राइसिंग भी है, इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, वो तमाम का तमाम ड्रैप ख़ुद रेगुलेट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन है अद्वियात की। तो अब हम कोशिश तो करें मैम कि एक लोगों को एक अच्छी दवा मैसर हो सके,
एक आला दवा जिसमें किस किस्म की कोई मतलब ऐसी आमेजिश ना हो जिसकी वजह से जो इंजूरीज टू हेल्थ हो, तो हमारे इंस्पेक्टर विजिलेंट फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो लोगों ने कहा कि जी हम दूसरी चीज़ों में क्यों, मतलब अद्वियात में उन्हें जगह नज़र आई, एक कुशन नज़र, एक स्पेस नज़र आया, उन्होंने कहा हम यहाँ कूद जाते हैं। अब उन्होंने कहा यार इससे अच्छा धंधा क्या होगा यार, कि अगर हम अब देखिए ना मेरे पास जो रेट में आए, आपने लेबॉर्ट्री की बात करी, कभी मैंने कहा ना कभी इस तरह से नहीं हुआ था कि 20 सैंपल है, 20 के 20 सैंपल रेट के जारी हो जाएं। अब मैं इस तरह की अद्वियात के नाम दूंगा कि जो कि बिल्कुल आप समझेंगे कि यार अगर ये तो बिल्कुल आईसीयूज़ में यूज़ होती हैं, आईसीयू में यूज़ हो रही हैं, सीसीयू में यूज़ हो रही हैं, मतलब जहाँ इंतहाई निगहदाश्त की हालत में मरीज़ होता है, ठीक है ना, तो वहाँ यूज़ की जाती हैं। जैसे ना अगर हम क्या कहें पेपरसिलिन टैज़ोबैक्टम पेप्टाइड्स जिसकी बात हम करते हैं, हमारे पास उसके सैंपल आए पेपरसिलिन टैज़ोबैक्टम के, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और एक जैसे कहा जाए ना कि किसी का वेबसुलिन नेमोनिया हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, या कॉपर की कोई डिजीज़ है, उसमें कोई सीवियर किस्म को इन्फेक्शन है, उसमें ट्रीट किया जा रहा है। अब वो जनाब वो जो है वो पेप्टाज जो है पेपरसिलिन टैज़ोबैक्टम, मैं कंपनी का ब्रांड नेम कोड नहीं कर रहा, मैं मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, तो वो मौजूद ही नहीं है पेपरसिलिन टैज़ोबैक्टम। इसी तरह से अगर हम बात करें मेरोपेनम की, अब देखें ना हम देखिए बहुत सारी, देखिए यही सारी वजूहत हैं कि एक काबिल इमाल बीमारी जो होती है, काबिल इलाज बीमारी, वो नाकाबिल इलाज होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? यही है ना कि आप एक सही दवा ना दे रहे हैं, और दूसरा इसमें रेजिस्टेंट डेवलप होना शुरू हो गया। हम नेक्स्ट सेक्शन में अपना थोड़ा सा आपकी रिपोर्टरी का भी थोड़ा सा जायजा लेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमें दानिया ने बताया कि मेडिसिन जो है वो 2 नंबर अद्वियात मौजूद हैं, और एक जो बड़ा अहम मसला जिस पे हम लाजमी बात करेंगे कि जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो सेल्फ मेडिकेशन, जैसे हम पहले पेन किलर्स ले लेते थे, अब सेल्फ मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो लोग एंटीबायोटिक का बेतरीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक मामूली सा गले में दर्द हुआ है, नज़ला ज़ुकाम हो गया ज़्यादा, तो फौरी तौर पर जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अगर हम फ्लू की बात करें या इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कभी भी जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। मामूली सा नज़ला ज़ुकाम होता है, कोविड के बाद लोग फौरी तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंतहाई नुकसानदेह ना सिर्फ हमारे आज़ा के लिए, बल्कि जब रेजिस्टेंट बढ़ती जा रही है एंटीबायोटिक की, ये इंतहाई ख़तरनाक है। अगर बॉडी में कोई जरासीम ख़ास तौर पे मौजूद है, बैक्टीरियल जरासीम मौजूद है, तो वो मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी। खासतौर पर अगर हम टाइफाइड की बात करें तो MDR, XDR दोनों टाइफाइड की केसेस हमारे पास मौजूद हैं, और ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। इसकी भी रोकथाम के लिए जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। पता नहीं, ये बड़ी एक अहम इशू, आपने थोड़ा सा इस पर बात भी किया। लोग ना सिर्फ खुद बल्कि बच्चों को भी, थोड़ा सा बच्चों को नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हुआ, खासतौर पर कोविड के बाद लोग बहुत डर गए, बहुत खौफज़दा है। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा ज़्यादा बेदरीक इस्तेमाल हो रहा है। मतलब नज़ला ज़ुकाम की अगर हम फ्लू की बात करें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो वो हर साल मुख्तलिफ शक्लें चेंज करके अपने आता है वायरस, लेकिन लोग करते यही हैं कि अगर 1 से 2 दिन उसको हुआ और फिर उन्होंने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी देखिए हर साल नहीं आती है, क्योंकि उसका स्ट्रेन हर साल न्यू होता है, वो अपनी शक्ल तब्दील करके मॉडिफिकेशन करके, ज़ाहिर उसमें भी मॉडिफिकेशन तो होती रह रही है ना, ठीक है ना। तो अब होता ये कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं ना, तो इसकी वजह से बहुत सारी अद्वियात जो कि जिनको
इफ़ेक्टिव होना चाहिए वो बाद में करामत साबित नहीं रहती। इसी तरह से अगर हम कोई उसकी इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन में उस अद्वियात को लेना चाहिए और उस इंडिकेशन के अगेंस्ट उन अद्वियात को दिया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हमारे, मैं क्या बताऊं कि ठीक है, अगर जीपीज़ भी प्रैक्टिस करें, वो भी अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें उन्होंने 2-3 एंटीबायोटिक्स लिखना शुरू कर दिए हैं। इस तरह से देखिए ना, अब बहुत सी जगहों पे हमारा अपना भी कसूर होता है। मैं अगर जाता हूँ डॉक्टर के पास तो मेरी भी ये विश होती है कि मैं भी घर से वापस पहुँचाऊँ, सुबह ही मेरे बच्चे का बुखार उतर जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, भागना दौड़ना शुरू कर दे। तो डॉक्टर भी जाके जना फौरी तौर पर 3rd जनरेशन को एंटीबायोटिक दे देता है। ज़ाहिर है एक प्रोसीजर होता है ना, अगर बाहर जाएँ आप तो बाहर ममालिक में इतनी जल्दी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते एंटीबायोटिक्स ना, तो वो भी थोड़ा वेट करते हैं कि जी जब तक कल्चर की रिपोर्ट ना आ जाए, चीज़ें ना आ जाएँ तो अब ना करें। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जी हर कोई जो है ना वो धीरे धीरे कल्चर का तो हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है। हम रुझान बहुत खत्म होता जा रहा है। बात करें तो हम वही पुराना विड्रॉल टेस्ट जो साइंस ने निकाल दिया है उसको, वही हम विड्रॉल टेस्ट नहीं, अभी पिछले दिनों हेल्थ केयर कमीशन ने भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गाइडलाइंस की कि और डायरेक्टिव्स इशू किए कि जी अब विड्रॉल टेस्ट ख़त्म हो चुका है, इस पे ना जाओ। जो लेबॉर्ट्री विड्रॉल टेस्ट करवा रही होंगी तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब वो कल्चर के ऊपर ही आ गया कि कल्चर का ही टेस्ट करवाएं, और कल्चर में अगर आ रहा है आपका साल्मोनेला टाइफी तो फिर दैन फिर आप उसकी जो अकॉर्डिंगली जो आपकी जो अद्वियात हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं उस साल्मोनेला टाइफी के उसको दिया जाए। तो कल्चर इतना बेहतरीन टेस्ट है कि वो आपको मेडिसिन भी बता रहा होता है कि आपकी ये, हाँ ऐसे ही होता है, वो क्योंकि कल्चर ही बताते हैं ना कि जी कि ये रेजिस्टेंस है और ये जो सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी बताता है। अब जाहिर है अगर वो लेकिन लोग कौन, जाहिर इसमें टाइम लगता है, कल्चर में 6 से 7 दिन का नॉर्मल टाइम लगता है। तो वो जाहिर है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वायरस जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे। तो करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो इसका मतलब रेजिस्टेंट हो गई है। नहीं करते, इन्वेशन जोन ऑफ इन्वेशन देखा जाता है, उसमें एंटीबायोटिक के डिस्क लगाकर मीडिया के ऊपर प्लेट्स के ऊपर रख के उसको इंक्यूबेशन किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है इंक्यूबेटर्स में। तो वो डेफिनेटली वो उसका एक टाइम है कि भाई इतने पीरियड में, इतने टाइम में मैक्सिमम जो होते हैं बैक्टीरिया या जरासीम्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अगर उन्होंने करना होता है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, मीडिया उनके लिए दिया जाता है, साथ में एंटीबायोटिक के डिस्क पे जोन देखा जाता है। नहीं होता तो उसको रेजिस्टेंट कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं, और होता है तो कहते हैं रेजिस्टेंट हो गया, जोन ऑफ इनहिबिशन। एनी हो तो मामला ये है कि देखें, चाहे वो आपका प्रिस्क्राइबर हो या आपका मौलिज हो, वो लिख के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का जहाँ पे नहीं चाहिए तो वहाँ दे रहा है, क्योंकि वो एम्पेरिकल थेरेपी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, डेफिनेटली थेरेपी नहीं करते। एम्पेरिकल ये होता है कि जी कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिख दें आप एंटीबायोटिक जो तमाम जरासीम को कवर करे। डेफिनेट थेरेपी होती है कि जी आपका पर्टिकुलर आपने कल्चर टेस्ट किया, आपको पता चला कि जी ये क्लैप्सिला है या साल्मोनेला टाइफी है या इकोलाई से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो फिर आप उसके अगेंस्ट आप वो एंटीबायोटिक देते हैं। या सीडोमोनास ऑरिजिनोसा है, आपको पता है सीडोमोनास ऑरिजिनोसा में सेफ्टाजिडिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, जिससे साल्मोनेला टाइफी तो सेफेक्सिम काम करती है, जिससे प्रोफ्लॉक्सिसिन काम करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तमाम अद्वियात जो पहले काम करती थी अब वो उसके ऊपर काम करना उन्होंने छोड़ते जा रही हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रही हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल वहाँ नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा हम काम कर रहे हैं और बेताशा दे रहे हैं। भैया पता चला कि एंटीबायोटिक देनी है आपने 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, आप 2 दिन दे के बाद छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है कि बट ठीक पेशेंट ठीक हो गया फिर आपने सही। अब इसी तरह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, नज़ला है, ज़ुकाम है या खांसी है, कोई वायरल है, कोई इन्फेक्शन है या नॉर्मल बुखार या फीवर का सीज़न चल रहा है, आपने उसमें एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक की नीड भी नहीं थी। हम जैसे आपने खुद ये भी बताया कि जी वायरल था, वायरल में एंटीबायोटिक का क्या काम है, वायरल में तो कोई एंटीवायरल ड्रग्स दी जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो मामला ये है कि अगर एंटीवायरल और अगर कोई वायरल कोई इन्फेक्शन है आप उसमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो अननेसेसरी है ना। बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह से कोई एंटीबैक्टीरियल आप उसमें एंटीवायरल देते हैं अननेसेसरी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। और हमारे यहाँ हो रहा यही है। तो इसकी वजह से जो है वो दवा जो है वो जान बचाने लिया दिया एंटीबायोटिक थी वो रेजिस्टेंट होती है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक तो आपको बता रही है कि मॉलेज और दूसरा क्या सेल्फ मेडिकेशन हम खुद भी जाके ले रहे हैं। तीसरी चीज़ें ये कि जिससे मैंने बताया ना अनरजिस्टर्ड या इन्फ्लक्स हो गया है इस पूरी अद्वियात का, कि आपने कहा कि जी मेरोपेनम, उसके अंदर मेरोपेनम मौजूद ही नहीं है। अब पेशेंट को लग रही है वो टाइफाइड के लिए लग रही है, वो इफेक्ट नहीं कर रही। उसके अंदर हमने टेस्ट किया तो मेरोपेनम की जगह कोई लोअर दर्जे की एंटीबायोटिक थी, सेफ्ट्राक्सोन डला हुआ था, तो रजिस्टर्ड वो मेरोपेनम से भी हो गया, सेफ्ट्राक्सोन से भी हो गया। सेफ्ट्राक्सोन जानी नहीं थी, मेरोपेनम जानी थी, सेफ्ट्राक्सोन जा रही थी उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी अद्वियात हैं, मैक्सिल सेफेक्सिम
सेफेक्सिम की बात करें तो सेफेक्सिम की कैप्सूल्स हमारे पास है, सस्पेंशन है, उसमें सेफेक्सिम मौजूद ही नहीं था। आप समझ रहे हैं बात को? थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है सेफेक्सिम, जिसको मैंने जो फार्मूला मौजूद होना चाहिए वो मौजूद नहीं था, वो मौजूद ही नहीं है। उसकी जगह कोई लोअर दर्जे की कोई एंटीबायोटिक डाल दी उन्होंने, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका सारा प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, अद्वियात के रेट मिले, ये भी एक मसला है उनका, और साथ साथ हम भी अखलाकी तौर पे बहुत पीछे चले गए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कहता हूँ कि यार जब आप एक्सपेंसिव मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, ठीक है आप हर पे तो लें, लेकिन जब आप एक्सपेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं, कोई टीका ले रहे हैं, किसी एक ख़ास डिजीज़ की अद्वियात ले रहे हैं, तो एक अच्छे मेडिकल स्टोर से लें जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हों, ठीक है, और उसका आप कैश मेमो ज़रूर लें। अच्छा, मुझे कैश मेमो की थोड़ी सी नाज़रीन को मैं चाहूँगी कि आप अहमियत बताएं कि कैश मेमो जब हम लेते हैं दवा के साथ तो उसकी अहमियत क्या है, हम किस हद तक उसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंट कहूँगा। देखें अगर मैं केमिस्ट के तौर पे कहूँ तो केमिस्ट के लिए बिल वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ना पक्का बिल वारंटी। अगर उस अद्वियात को, उस दवा को हम केमिस्ट के पास से उठाते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और तमाम हम अपनी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए फाइनल स्टेज के ऊपर आते हैं, और खुदा न खास्ता वो दवा वहाँ से लैब से वो डिक्लेयर हो जाती है जाली या सब स्टैंडर्ड, अगर केमिस्ट के पास बिल नहीं होगा तो तमाम केस केमिस्ट पे बनेगा। अगर बिल वारंटी होगी तो उसका फ़ायदा उसको होगा, और फिर वो जो होगा वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी अगर बिल वारंटी है तो फिर वो फाइनल वारंटी के पास चला जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन भी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर कि जी मैन्युफैक्चर बनाने वाले ने ख़राब बनाई है, ठीक है ना। तो बिल वारंटी का फ़ायदा कितना हो रहा है कि उसके ऊपर केसेस नहीं आ रहे हैं अगर वो, ठीक है ना। अब मामला ये होते हैं, लोग केमिस्ट जो होते हैं वो 20-30-40% के चक्कर में आके लालच में आकर एंड यूज़र का बताएं कि एंड यूज़र को क्या फ़ायदा होगा? इंपॉर्टेंट है मैम। तो वो क्या करते हैं, वो 20-30-40% के चक्कर में आके वो अद्वियात बगैर बिल वारंटी के लेके आ जाते हैं इधर उधर से जाके। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है चोरी का माल भी बिक रहा होता है। किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा मैं, बेतहाशा चीज़ों की चोरी के बहुत सारे मेडिकल लैब्स जो होते हैं, अपना टारगेट पूरा करने के लिए भी वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से अपना माल जो है ना मार्केट्स में फेंक देते हैं। तो उस दवा की ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है अगर वो बिल वारंटी का माल नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर कस्टमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी कैश मेमो लेना। देखिए कैश मेमो लेगा तो वो उसके बाद कोई दवा अगर वो महंगी, जिसे क्या ना ब्लैक में मार्केटिंग होर्डिंग हो रही है, जेनेक्स नहीं मिली मार्केट में या कोई और हिमोलिन नहीं मिला, तो उसकी मजाल नहीं है अगर वो पक्का बिल दे रहा है कि पक्के बिल पे लिख के दे कि जी मैंने ये 2000 रुपये का डब्बा दिया, क्योंकि वो प्राइसिंग के अगेंस्ट है ना, वो प्राइसिंग के ऊपर नहीं लिख सकता। तो अगर वो बिल वारंटी है तो बिल अच्छा। इसी तरह से अगर उसकी दवा से कोई नुकसान हो जाता है, खुदा ना खास्ता पेशेंट को लेके गया, कोई कस्टमर लेके गया, तो वो कैसे चैलेंज करेगा कि फ़लान, और कैसे वो उसके ऊपर जैसे कहा जाए ना कि कंक्रीट एविडेंस कैसे होगा। एविडेंस तो सबसे पहला एविडेंस ये होगा ना कि उसके पास पक्का बिल है। पक्का बिल होगा तो वो हमें देगा, कंप्लेन के तौर पे डिपार्टमेंट को लिख के देगा, या डिपार्टमेंट में आएगा अप्रोच करेगा, यार मैंने ये मेरे पास बिल है, अच्छा फला कहते मैंने फला दुकान से दवा ले ली, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आपने फला दुकान से दवा ले ली। अगर आपका बिल होगा तो आप उससे कह सकते हैं ये दवा ली थी, इससे मुझे पेशेंट को ये रिएक्शन हो गया, या खुदा न खास्ता ऐसे पेशेंट की ये हालत हो गई है, या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो वो पक्का बिल होगा तो ही वो वहाँ पे उसके पास एक सबूत होगा, कोर्ट में चैलेंज कर, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते। तो पक्के बिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, कस्टमर के लेवल के ऊपर भी, ताकि वो दुकानदार मुकरेगा नहीं फिर कि ये दवा इसने मुझसे ली है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, और लेबॉर्ट्री का खासतौर पे हम देखेंगे कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और किस तरह दवा को जो है वो टेस्टिंग की जाती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन। जी नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये हम जो है लेबॉर्ट्री में इस वक्त आ चुके हैं, और ये बेड केमिस्ट्री का एरिया है जहाँ हम अदनान भाई हमें थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे कि यहाँ अद्वियात जो हैं वो किस तरह टेस्टिंग की जाती है, और ये तमाम आलात यहाँ पर लगे हुए हैं, वो हम विज़िट करते हैं।
जी जी, ये हमारे पास वेट केमिस्ट्री का एरिया है। इसके साथ साथ वेट केमिस्ट्री के एरिया के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन का, जहाँ हम इंजेक्टेबल टेस्टिंग करते हैं, वो भी एरिया यहाँ मौजूद है। तो वेट केमिस्ट्री के एरिया में जो डाइल्यूशंस वगैरह होती हैं या जो भी पानी का ज़्यादा काम है, डाइल्यूशंस हैं, डाइल्यूशंस बनानी है, कंसंट्रेशंस बनानी है, वो तमाम काम यहाँ पे, या कोई टाइट्रेशन करनी है किसी मॉलिक्यूल की, तो वो तमाम की तमाम इस एरिया में की जाती है। जबकि अगर दीगर जो टेस्ट हैं उसके लिए हमें फिर दूसरे सेक्शंस में जाना पड़ेगा ना। जैसे एनालिसिस में हम मुख्तलिफ स्टेप्स करते हैं, फ़िज़िकल हो गया, इसके साथ साथ कोई अगर डाइल्यूशंस का काम हो गया तो वो हम यहाँ कर लेते हैं। इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे पास HPLC मौजूद है, हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी मौजूद है, HPTLC मौजूद है, GC मौजूद, GC के अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, तो वो तमाम एरियाज हमारे पास इस फ्लोर पे मौजूद है, नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये जो हमारे पास फ्लोर है लेबॉर्ट्री का, इसको हमने रिसर्च एंड डेवलप सेक्शन का नाम दिया हुआ है। यहाँ वो तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि रिसर्च के लिए भी नीड होते हैं, और वो तमाम इक्विपमेंट हैं, इवन दोज इक्विपमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इवन इन MNCs। जहाँ मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसको HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे अद्वियात की, जो हम आपको नीचे बताए थे, डाइल्यूशंस वगैरह बनाई जाती हैं। डाइल्यूशंस बनाने के बाद हम यहाँ पे सैंपल्स लेके आते हैं, और सैंपल के साथ उसका स्टैंडर्ड भी होता है, और जो मेथड दिया हुआ होता है अकॉर्डिंगली फार्माकोपिया में, उसके तहत इसको परफॉर्म किया जाता है। और हम सैंपल्स लगाकर इसको टेस्ट करते हैं इस HPLC में, और इस HPLC का काम ये होता है कि जी ये रिज़ल्ट को क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में मॉनिटर पे शो कर देता है। अच्छा, इसमें होता है कि ये एक मोबाइल फेस होता है, एक होता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस इसका कॉलम होता है, जो कि इसमें कॉलम लगे हुए हैं। उनके अंदर से जो आपकी जो डाइल्यूशन होती है, सॉल्वेंट होती है, वो उसमें से पास की जाती है, और पास करने के बाद वो अपनी एक प्रेशर के तहत, इसमें प्रेशर होता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको मॉलिक्यूल को, वो जो डाइल्यूशन या सॉल्वेंट या बना हुआ होता है, उसमें से उसको अलग करता है, तोड़ देता है, अलग कर देता है। अलग करने के बाद, उसकी सेपरेशन के बाद यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, और डिटेक्टर के अंदर वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करके बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है ना, कि अगर पैरासीटामॉल की बात करें हम, तो पैरासीटामॉल इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर उसका मेथड है, उस मेथड के तहत हम उसको रन करते हैं, और उसकी डाइल्यूशन बना के, ये डाइल्यूशन है, ठीक है ना, इसमें बना के हम रन करते हैं। रन करने के बाद हम जब उसको हम टेस्ट करते हैं, जब वो उसको कॉलम से जाके गुजरता है डिटेक्टर में, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके बताता है कि जी ये आधा पैरासीटामॉल है, या ये इसके अंदर CPM मौजूद है, या इसके अंदर इबुप्रोफेन मौजूद है, या इसके अंदर डिस्प्रिन मौजूद है, एस्प्रिन मौजूद है, ठीक नहीं है। तो वो तमाम की तमाम यहाँ पे इसकी एनालिसिस की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जो तमाम जितनी मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स उनके पास मौजूद होते हैं। इसके बाद दवा का देखा जाता है कि आइदर दवा जो है वो बॉडी के अंदर जाके डिज़ोल्व भी हो रही है या नहीं हो रही, उसके डिसोल्यूशन बॉडी के जाके इसकी डिसोल्यूशन कितनी होगी, कि अगर वो दवा डिसइंटीग्रेट हो गई है तो बॉडी के अंदर खून में कितनी मिकदार में पहुँचेगी, ठीक है ना। तो सिर्फ दवा खाने का मकसद थोड़ी, दवा खाने के बाद बॉडी में डिज़ोल्व होना और उसका खून में शामिल होना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम टैबलेट को डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है या कैप्सूल्स है, इन बॉल में डालते हैं, और उसके बाद इसका मीडिया प्रोवाइड करते हैं, और मीडियम के बाद इसको जब हम टेस्ट करते हैं उस मीडियम में लगा के, उसमें से फिर सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं। सैम्पल ड्रॉ करके फिर दोबारा HPLC पे लगाते हैं कि जी ये आधे घंटे में या 15 मिनट में या 45 मिनट में कितनी डिसॉल्व होती है, इसका Q फैक्टर मालूम किया जाता है। जिससे मैंने आपको डिसोल्यूशन इस तरह से कहा कि इंपॉर्टेंट था ये डिसइंटीग्रेशन के लिए, कि सबसे पहले दवा डिसइंटीग्रेट होगी। सबसे पहले दवा क्या होगी बॉडी के अंदर, अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट क्या होगा, बॉडी के अंदर जाके क्या होगा, टूटेगा, उसकी टैबलेट टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी। तो डिसइंटीग्रेशन के लिए कि बहुत सारी दवा का DT टाइम, जिसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, 5 मिनट होता है, कुछ का 10 मिनट होगा, किसी का 15 मिनट्स होता है। तो देखते हैं कि वो दवा बॉडी के अंदर जाकर डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही तो फिर क्या कर रही है। तो ये भी HPLC ही है, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे UV डिटेक्टर था, यहाँ पे PD डिटेक्टर भी है, फोटो डायोड एरे। इसका काम ये होता है कि कोई अगर पीछे छुपी हुई पीक है तो उसको भी ये सामने लेके आता है। जिस तरह से हमने 2012 में एक इंसिडेंट दिखा था कि जो PIC में हुआ था, कि वहाँ पे एक पायरामीथामीन जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है वो भी शामिल हो गई थी, उसकी भी एडल्ट्रेशन हो गई थी आइसरबाइड 598 के साथ, जो कि दिल की शरियानों को फैलाने के लिए या वैज़ोडाइलेशन के तौर पर काम करती थी, ताकि दिल की तकलीफ दूर हो सके। तो उस पायरामीथामीन की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी, सिर्फ आइसरबाइड में रहता, क्योंकि उसके पेक उसके पीछे जा रही थी। तो ये जैसे हम कहते 3D मूवीज़ आती है,
तो 3D के तौर पे अगर कोई मॉलिक्यूल कोई पीक किसी के पीछे छुपी है तो उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसके पीक भी ये दे देता है हमें मॉनिटर के ऊपर कि जी इसके अंदर ये चीज़ आमेजिश है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, AA कहते हैं, और ये भी जो आपके जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं लाइक जिंक है, आयरन है, फेरस है, कॉपर है, इस तरह के जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली मल्टीविटामिन्स में या मिनरल्स हैं, उनको टेस्टिंग के लिए ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास LC-MS है, जैसे मैंने बताया कि ये इवन ये वो इक्विपमेंट है जो बहुत से फार्मास्यूटिकल्स के पास भी नहीं है, अभी कुछ फार्मास्यूटिकल्स ने लेना कार्य करना शुरू किया है। ये LC-MS है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और ट्रिपल क्वाड, यानी इसमें 2 मास स्पेक्ट्रो MS 2 लगे हुए हैं। ये अगर हम माउस के मॉलिक्यूल कर रहे थे उसकी एनालिसिस कर रहे थे मिलीग्राम में, यानी मिलीग्राम में कोई चीज़ थी तो वो उसको लेकर आया था, माइक्रोग्राम में लेकर आया था, तो ये नैनोग्राम तक चले जाता है, यानी इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर कोई चीज़ है तो उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। टेस्टिंग के लिए इसके सैंपल लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि जी आइदर इसके अंदर वल्साटिन में आपका जो है वो NDMA मौजूद है या नहीं है, या जो ब्लड प्रेशर की एहतियात या कोई और इसमें इम्प्योरिटीज़ का कहा गया है उसके अंदर वो इम्प्योरिटी मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। इसे LC-MS कहते हैं। HPTLC, वो HPLC था, ये HPTLC है, हाई परफॉर्मेंस टेक्निकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ये बहुत ही मैजिकल इक्विपमेंट है। इस पर जैसे हम कहते हैं ना कि हर्बल अद्वियात, अच्छा वो क्लेम करते हैं कि जी हमारे अंदर कोई एलोपैथिक मौजूद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हर्बल के अंदर कॉर्टिसोन भी मौजूद होता है, स्टेरॉइड डाले होते हैं, ठीक है ना, या कुछ क्रीम्स वगैरह या कोई ऑइंटमेंट्स हैं, तो अगर उन पे अगर टेस्ट करना है तो हम उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का मैजिकल इक्विपमेंट है HPTLC, जो कि बता देता है कि हर्बल के अंदर भी अगर से कोई आमेजिश की है, CPM डाला हुआ है, स्टेरॉइड डाला हुआ है, या कोई उसने पैरासीटामॉल या डिक्लोफेनिक डाला हुआ है। अक्सर आप देखते हैं जुड़ों की अद्वियात हैं उनमें कहते हैं दर्द फ़ौरन ठीक हो गया, तो क्या कोई कॉर्टिसोन तो मौजूद नहीं, कोई स्टेरॉइड तो मौजूद नहीं, तो उससे डायरेक्टली मौजूद होती है। इसमें आप लगाते हैं, कैमैक है, विजुलाइज़र है, और TLC विजुलाइज़र, TLC स्कैनर है, तो उसमें वो बता देता है कि इसके अंदर कौन सा एलोपैथिक इंग्रेडिएंट अगर मौजूद है तो वो उसको बता देता है। इसके अलावा अगर हम जैसे सिरिंजेस वगैरह उनको चेक करना है तो सिरिंजेस के हम अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर में दिया है उसके पीसेस करके हम इसमें लग सकते हैं, और सिरिंजेस के जो आपके क्वांटिटी है, इसके अंदर कौन सी प्लास्टिक यूज़ की गई है या क्या यूज़ किया, PVC है क्या, इसमें मटेरियल यूज़ किया गया, उसकी कितनी प्योरिटी है, कितनी अच्छी सिरिंज है, तो वो तमाम की तमाम GC से पता कर सकते हैं, GC के टेस्टिंग से। फाइनली मैं ये कहूँगा कि तमाम करने के साथ साथ रेगुलेटर्स भी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, फील्ड में अपने विजिट्स को बढ़ाएं और ईमानदारी के साथ काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, इंटीग्रिटी के साथ काम करें। अगर तमाम लोग सब इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे, अपना अपना फ़र्ज़, चाहे वो मैन्युफैक्चर लेवल से लेके केमिस्ट तक आ रहा है, केमिस्ट से लेके फिर एंड यूज़र पे जा रहा है, हर कोई अपना अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है। साथ में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसमें हम सब शामिल हैं, हम सबको भी चाहिए कि तैनादारी से काम करें। लेबॉर्ट्री के लेवल तो उसकी टेस्टिंग प्रॉपर वे में करें, अगर फील्ड में मौजूद है तो प्रॉपर वे में उसके इंस्पेक्शन करें, और अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट्स मार्केट से आ रही है तो उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जा सके, तो डेफिनेटली क्राइम का खात्मा हो सकता है, एक अच्छी दवा मरीज़ को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि हमने बताया कि ये जो महकमा सेहत सिंध की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री है, जिसमें आज के लिहाज से अगर हम बात करें तो जदीद तरीन आलात मौजूद हैं, जो ना सिर्फ पहले विटामिन्स के हवाले से या मिनरल्स के हवाले से टेस्टिंग नहीं होती थी, वो भी आज हो रही है, या जो हर्बल मेडिसिन आज बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रही है। और हर्बल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं या नुकसानदेह हैं, या उनके अज़ा को नुकसान पहुँचा सकती हैं, या उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हर्बल की मेडिसिन की या होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर मौजूद है। पहले ये सहूलत ना सिंध गवर्नमेंट के पास थी, ना ही फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। ये एक अच्छी बात है कि एक जदीद तरीन आलात से आरास्ता जो है वो लेबॉर्ट्री कायम की गई, और उसमें जो है ये इंजेक्शंस, हर्बल मेडिसिन, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, या हम पेन किलर की बात करें, किसी भी फार्मूले पे जो बनाई हुई अद्वियात हैं वो उसकी टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। ख़ास तौर में आवाम की बात करूँगी मैं, फिर एक बार इस जुमले को दोहराऊँगी कि जो एंड यूज़र है, जो अद्वियात ख़रीद रहा है, ज़ाहिर सी बात है मरीज़ों के लिए ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये कोई
तेल नहीं है, ये कोई घी नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं लोग, उनके लिए दवाएं बनाई जाती हैं। तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगी जो मरीज़ों के लिए दवाएं ख़रीद रहे हैं या मरीज़ ख़ुद भी ख़रीद रहे हैं, तो वो कैश मेमो, मतलब जो उनका कैश मेमो मौजूद है मेडिकल स्टोर का, उससे बिल ज़रूर हासिल करें और ये कैश मेमो पे ज़रूर देखें कि उनकी ही जो मेडिकल स्टोर है उन्हीं का बिल है या किसी और का बिल है। ख़ास तौर पे उसके ऊपर वो लिखें कि ये मेडिसिन हमने दी है। ख़ास तौर पे प्राइस के हवाले से भी, अगर वो एक्स्ट्रा प्राइस ले रहे हैं तो वो कैश मेमो अगर आपको देंगे तो वो प्राइस भी नहीं लेंगे। तो ये एक बड़ा एक बड़ी अहम सोचने की बात है कि लोग अद्वियात 10-10 हज़ार रुपये की भी अद्वियात खरीद लेते हैं लेकिन बिल नहीं लेते। और होता यही है कि जो अद्वियात असर नहीं कर रही होती हैं, मरीज़ पे असर नहीं कर रही होती, वो 2 नंबर अद्वियात होती हैं और वो पकड़ी नहीं जाती। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों का फ़र्ज़ है बल्कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जब भी अद्वियात ख़रीदें, एक 10 रुपये की भी दवा ख़रीदें किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो कैश मेमो ज़रूर लें। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक था, ख़ास तौर पे जो आज मार्केट में अद्वियात जो है वो 2 नंबर अद्वियात भरी पड़ी हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए ये बड़ा अहम कदम है कि जो एंड यूज़र है वो कैश मेमो ज़रूर हासिल करे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।